अच्छा, तो कल हम क्या कर रहे थे? शब्दोसाज। एक-एक उँगली के 5 टुकड़े। तो कल हमने देखा था कि रोग आता कैसे है, ठीक है? तो 5वीं अवस्था में जाकर के हमने ये जाना था कि रोग दिखता है, 5th अवस्था में जाकर के। और छठी अवस्था जो होती है, भेद अवस्था, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें परिवर्तन प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। वह अन्य अंगों पर, धातुओं पर उन पर एकदम बहुत जटिलता के साथ, जटिलता मतलब कि भई अब तो बहुत कठोर रोग लग गया भाई, उसके साथ वो स्पष्ट हो जाती है। मतलब कि वह भेद अवस्था में वह रोग किसी जॉइंट के स्थान को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि वहाँ जो मांसपेशियाँ हैं, उनका क्षय, वहाँ पर जो जोड़ हैं, वो, उनका आकार का बदलना, मतलब ये सब चीज़ें 6th अवस्था में वो कर देता है। ठीक है? और इस अवस्था में रोग अपनी सभी जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके साथ पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। और यह किसी भी रोग की प्रक्रिया की अंतिम अवस्था होती है या अंतिम अभिव्यक्ति होती है। और नाड़ी आपको यह स्पष्ट करके देती है कि नाड़ी ही करती है, ये ध्यान रख लेना। यदि इस अवस्था के लिए आप मेडिकल में चले गए, आपको लाखों रुपए के टेस्ट ही कराने पड़ेंगे और अलग-अलग हॉस्पिटल्स में कराने पड़ेंगे। कोई बाहर से तो बोले कि ये टेस्ट देहरादून होगा, ये टेस्ट बॉम्बे होगा, ये टेस्ट हिमाचल होगा, ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा। 6th अवस्था के लिए। लेकिन 6th अवस्था में नाड़ी आपको स्पष्ट करके देती है कि कौन से अंग, कौन-सी धातु
और कौन से दोष शामिल हैं उसमें। और यह भी वो प्रकट कर देती है कि रोग उत्पत्ति की कौन सी अवस्था प्राप्त हो चुकी है। जैसे कैंसर में कैंसर में बताते हैं ना कि फोर्थ ग्रेड कैंसर हो गया, अभी बोले फोर्थ स्टेज है। जैसे लीवर फैटी बताते हैं फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। जैसे एवियन बताते हैं कि फर्स्ट स्टेज फर्स्ट ग्रेड एवियन है, सेकंड ग्रेड एवियन है। उस प्रकार उस रोग की उत्पत्ति की जो स्टेज है वो भी बताती है। स्टेज ऑफ पैथोजेनेसिस मतलब बोलते हैं उसे। ठीक है। वह अंग या धातु केवल नाड़ी ही बताती है, ये ध्यान रखना। और दूसरा, जो यह असंतुलन हुआ है, ये किन किन स्थानों पर हुआ है, ये किन किन विशेष स्थानों पर हुआ है, क्या हो रहा है। मतलब पहली चीज तो अंग या धातु, एक तो ये चीज हो गई। और उसके साथ साथ और कहाँ कहाँ पर हो रहा है ये जो असंतुलन। ठीक है। वह जो दोष है उसकी जो नाड़ियां हैं उनके उप प्रकार पर सूचना देते हैं, मतलब सब टाइप्स पर सूचना देते हैं। ठीक है। और ये सब टाइप ये सूचना देते हैं कि शरीर में वास्तव में क्या घटित हो रहा है। ये सब टाइप सेम उस प्रकार से है, जैसे मान लो आपका घर है और आपके घर में बाहर से तो आपके घर दिख रहा है, लेकिन घर के अंदर गए तो घर के सभी सदस्य अलग अलग दिख रहे हैं। तो वो घर एक दोष हो गया ऐसा मान लो। और सब टाइप उसके घर के मेंबर हो गए। ठीक है। अच्छा, किसी भी डिजीज का नेचर कैसा होगा, यह डिपेंड करेगा उसमें सम्मिलित दोष और उसका विस्तृत स्वरूप, और उसमें अंग या धातु, कौन सा अंग और कौन सी धातु शामिल है, यह उस रोग के स्वभाव को का संकेत देगा। मतलब कि उस रोग का स्वभाव कैसा होगा, तो इसमें उसमें मतलब दोष कौन सा सम्मिलित है, उसका विस्तृत स्वरूप है कि नहीं है। भाई उसमें दोष का मतलब कि उसमें पित्त सम्मिलित है कि वात सम्मिलित है कि कफ सम्मिलित है। ठीक है। जैसे हमने वात का उदाहरण लिया था कल, और यही सेम पित्त और कफ में भी शामिल होगा कि पित्त और कफ कहाँ रहते हैं। ठीक है। तो उसमें भी रहेगा। तो जो टॉपिक हमने शुरू किया था सब टाइप या सब दोषास। ठीक है। तो नाड़ी के माध्यम से उन उप प्रकार को हम जानते हैं, माध्यम से दोषों के जो उप प्रकार, सब टाइप ऑफ दोषास थ्रू द पल्स, यानी कि
आज हम नाड़ी से प्रत्येक उंगली के 5 हिस्से करें। ठीक है। आयुर्वेद में पंच महाभूत सिद्धांत, और यही है मूल, यही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्योंकि आयुर्वेद में क्या है, इस सृष्टि में पंच महाभूत का सिद्धांत आयुर्वेद में भी है, और इस सृष्टि में जो मानव की रचना की गई है उसका भी एक मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि 5 वस्तुओं से ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। और उन्हीं पंच महाभूत के सिद्धांत से रोग उत्पन्न होता है। मतलब समझ आया कि जिनसे हम बने हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसी से रोग उत्पन्न होता है। और इसमें जो प्रत्येक दोष उसके उपप्रकार हैं, उसमें कोई ना कोई एक महाभूत की प्रधानता होती है। मतलब कोई भी दोष है, जैसे वात पित्त कफ, तो उसके जो उपप्रकार हैं, अभी हम देखेंगे कि उपप्रकार मतलब क्या क्या हैं। ठीक है। तो उनमें भी किसी न किसी एक महाभूत की प्रधानता होती है। जैसे प्राण। जैसे प्राण है, प्राण कैसा किसका वो है, आकाश का। आकाशीय है ना प्राण तो। जैसे उदान, उदान हमने देखा था ना वायु में उदान, तो वायु तत्व से संबंधित हो गया। समान, समान किससे, अग्नि तत्व से संबंधित हो गया, क्योंकि अग्नि 5 प्रकार की। ठीक है। तो आज हम दोषों के सब टाइप्स की संपूर्ण रोग प्रक्रिया को जानेंगे कि किस प्रकार से उनकी गति होती है। ठीक है। मतलब कि प्रत्येक दोष की एक विशेष प्रकार की एक गति होती है। ठीक है। तो जैसे ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊर्ध्वगामी एक गति है, मतलब कि ऊपर की ओर। ऊर्ध्वगामी गति मतलब कि ऊपर की ओर। ठीक है। ऊपर की ओर होगा तो उदान है। और अधोगामी, अधोगामी गति है तो अपान है। अधोगामी गति मतलब कि नीचे की ओर। और यदि सर्कुलर ढंग से है, गति कर रहा है कोई दोष, सर्कुलर दोष वृत्ताकार है, तो इसका मतलब व्यान कहलाता है।
क्या समझ आया? क्या ये गति समझ आई कि आपको मैं उदाहरण दूं इसका? सर लेकिन ये सारे दोषों में ये गति होगी कि सिर्फ वायु में? सब नहीं नहीं, नहीं सभी नहीं, दोषों में सभी गति दोषों होगी। में गति होगी। लेकिन गति तो तीन ही होगी ना, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या गोल घूमेगा। जी सर। जैसे डीएमडी एक रोग होता है, डीएमडी सुना है ना? डीएमडी नहीं सुना पैर सर। के अंगूठे से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है। तो इसका मतलब उसकी गति कैसी होगी? ऊर्ध्वगामी होगी। और ऐसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे पैरों की तरफ जाते हैं, यानी कि उनकी गति अधोगामी हुई। और जैसे वो होता है ना, पूरे शरीर पर वो फैलता है ऐसे, एक बार इधर और इधर उधर, वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, माता निकलना या इस प्रकार का होता है ना। तो वो मतलब वृत्ताकार में, जैसे ये भी होता है ना वृत्ताकार में, दाद। दाद सुना है ना, दाद? सर वो देखा भी है कईयों का, गोल गोल टाइप का होता है स्पॉट्स। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो सर वो वेरिकोज सर्कुलर वेन्स अधोगामी आएगा क्या? वेरिकोज वेन। वेरिकोज हाँ, वेन, हाँ। वो नीचे से शुरू होता है। और लेकिन वेरिकोज वेन कुछ कुछ में उसके साथ कोई और दोष भी मिल करके होता है, तो ऊर्ध्वगामी भी होता है। अधोगामी तो होता ही है वो, अधोगामी होता है मोस्टली लोगों में। लेकिन कुछ कुछ में उसके दोष अलग होते हैं, तो ऊर्ध्वगामी भी होता है। वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रत्येक दोष की एक गति होती है, प्रत्येक दोष की। अब उस व्यक्ति में कौन कौन से दोष हुए, तो मतलब ये आया। ठीक है। तो संप्राप्ति क्या होती है इसकी? यानी कि संप्राप्ति अर्थात रोग उत्पत्ति की दिशा, जो हम पीछे पढ़ के आए थे ना, संप्राप्ति। तो संप्राप्ति का मतलब होता है कि रोग उत्पत्ति की दिशा। और जब तक आपको रोग उत्पत्ति की दिशा का नहीं पता हो, तो रोग क्या खाक ठीक करेंगे हम भाई? वो आया कैसे चल के? और रोग उत्पत्ति की दिशा को यदि समझना है, तो उसके लिए प्रत्येक दोष के उप प्रकारों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। भाई, एक घर में एक मेंबर है और वह कुछ कर्म कर दिया, उसने कुछ कांड कर दिया, उसने कर्म नहीं, कुछ कांड कर दिया। कुछ कुछ लोगों के तो कर्म ही कांड होते हैं। तो उसने कोई कांड कर दिया, और तो अब आपको यदि उसको समझना है कि उसने वो कांड क्यों किया, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें अलग अलग दोष उसमें शामिल होंगे, अलग अलग उप प्रकार उसमें शामिल होते हैं। जैसे पुलिस ढूंढती है ना, मान लो किसी ने चोरी कर ली या किसी ने कुछ कर लिया, तो पुलिस क्या ढूंढेगी कि इस चोरी में कौन कौन शामिल है, किसने प्लान बनाई। जैसे किसी ने आतंकवादी ने मतलब कोई अटैक कर दिया, तो उसमें क्या ढूंढेंगे कि इसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, किसको, किसने सामान भेजा,
किसने फ़ोन किया, मतलब सब चीज़ें ढूँढ लेती है। तो वह एक व्यक्ति जो पकड़ा गया वह हुआ मुख्य दोष, और बाकी जिन्होंने हेल्प करी वह हुई उसके उपप्रकार। बात आई समझ में? जी सर, एग्जाम्पल बहुत शानदार था ना, इसलिए सर। और यह जो उपदोष का जो मामला है, यह नाड़ी के तीसरे सत्र पर यानी कि थर्ड लेवल पर हम देखते हैं। थर्ड लेवल पर हम देखते हैं। तो पहला और सातवां लेवल तो हमने देखा और समझा, ठीक है। तो थर्ड लेवल को भी हम पहले इसका थ्योरेटिकल समझते हैं कि थ्योरेटिकल क्या। तो तीन दोष मुख्य हैं हमारे, कौन से? वात पित्त कफ, कफ। हाँ, वात पित्त कफ या कफ पित्त वात, ठीक है। या तो ऊपर से शुरू करो या नीचे से शुरू करो। तो कफ को यदि हम लेते हैं तो कफ के भी 5 दोष हैं, 5 उपदोष हैं, सॉरी, सब टाइप्स हैं 5। कफ के घर में गए तो उसके घर में 5 मेंबर हैं। क्लेदक, पहला कौन? क्लेदक। दूसरा अवलंबक। तीसरा बोधक। चौथा तर्पक। और पांचवा श्लेषक। पित्त के भी 5 हैं, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, और पांचवा भ्राजक। भ्रा भ्राजक। से ही वात, वात के भी 5 हैं, प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। सर यानी कि ये पांचवा क्या हुआ बोला आपने? व्यान, वे, आधा वे यान है। व्यान। नाड़ी में कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब पहले 3 दोष हो गए, वात पित्त कफ। फिर हमने इसमें देखा कि प्रत्येक उंगली में 3-3 हिस्से होते हैं, प्रत्येक उंगली ही वात पित्त कफ बताती है। और अब उस 3 से काम नहीं चलेगा, और डिटेल में पहुंचो तो प्रत्येक उंगली 5 चीजें बताती है, 5 हिस्से। ऐसे ना हो तो काट के कर लेना 5 हिस्से, नहीं। सर यही करना पड़ेगा। प्रत्येक उंगली 5 हिस्से बताती है। तो आप समझिए कि किस लेवल पर आयुर्वेद रोग की पहचान करता है। ठीक है, तो ये 5 सब टाइप्स हैं, ठीक है।
और यह प्रत्येक उपप्रकार हमारे शरीर की जो क्रिया होती है उसमें एक मतलब प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। और ये जो प्रत्येक दोष के उपप्रकार है ना, ये गुणात्मक परिवर्तन करते हैं। ये गुणात्मक परिवर्तनों के सूचक होते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव, मतलब कि क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटिव नहीं होते। ये ध्यान रखना। सब सब प्रकार, ये सब टाइप्स जो हैं, ये क्वालिटेटिव होते हैं, मतलब कि गुणात्मक परिवर्तन के सूचक होते हैं कि उसमें किस क्वालिटी का चेंज आ गया। कभी भी क्वांटिटी का परिवर्तन नहीं होते, मतलब कि मात्रा नहीं बताते कि 1 किलो है कि 2 किलो है उसमें। ठीक है। क्वालिटी बताते हैं कि क्या बिगड़ गया उसका। सर गुणवत्ता। गुणवत्ता। जैसे कि विकृति हो गई, तो विकृति में हम उसका क्या देखेंगे भाई, क्या बिगड़ गया इसका। नहीं, मान लो कोई विकृति हो गई, तो उसमें हम मात्रा थोड़ी ना देखते, उसमें देखते हैं भाई इसकी ये चीज गड़बड़ हो गई भाई। जैसे कोई गाड़ी मान लो में डैमेज हो गया, तो अब उसमें बोले कि क्या क्या डैमेज हो गया। तो गुणवत्ता ही तो रोग है। मतलब गुणवत्ता में कोई चेंज आ जाए, वही तो रोग है। मान लो आपके घर में चीनी है और वो 1 साल में रखी रखी एक्सपायर होके खट्टी हो जाए मीठी की जगह, तो उसकी गुणवत्ता में ही तो चेंज आया ना, या क्वालिटी में आया, उसमें क्वांटिटी में आया, मात्रा में तो नहीं चेंज आया ना उसमें। मतलब 1 किलो की तो 1 किलो ही रही ना, या 1 किलो या में से हमने एक आधा किलो यूज कर ली, तो उसे तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि चीनी में रोग आ गया। चीनी में रोग कब आएगा, जब उसकी गुणवत्ता में कोई चेंज आ जाए। जैसे हम कोई भी चीज लेके आते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट दिखते हैं, तो उस एक्सपायरी डेट में यदि मान लो कोई 1 किलो की पैकिंग है, कुछ भी XYZ, और वह एक्सपायर हो गई, तो हम क्या उसकी मात्रा में कोई फर्क पड़ता है क्या। मात्रा मतलब वेट। मान लो 6 दर्जन, मान लो 1 दर्जन केले हैं और पैकिंग में आते हो, ऐसा सपोज कर लो, या नहीं भी आते हो पैकिंग में, वो रखे हैं 15 दिन हो गए रखे रखे, तो क्या उसकी मात्रा में कोई चेंज आएगा। किस में बदलाव आ जाएगा, उसकी क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में, उसमें गुणात्मक चेंज आ जाएगा, और वो गुणात्मक चेंज ही विकृति होती है, और वही रोग पैदा करती है। और तीसरे सत्र पर हम जाते हैं, तो पहले हम उंगलियां रखते हैं पहले सत्र पे, और हल्का सा दबाव दिया, और फिर थोड़ा सा और दबाव दिया, तो तीसरे सत्र पे पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें पहले सत्र, 7वें सत्र, और धीरे धीरे 5वें 6ठे पे, मतलब कि नाड़ी को पहले ऐसे बोलते हैं ना, दबा दबा के ऐसे ठीक करना होता है। ठीक है, तब आप उसमें पहुंचते हैं। सही, दोबारा बताइए। तो जैसे हम लोग पहले सत्र के लिए हल्का सा प्रेस करते हैं, और फिर जहाँ फील हो जाता है वो पहला हो गया, फिर जैसा सेकंड है तो उससे थोड़ा ज्यादा, ऐसे ऐसे करके फील करना है सर।
हाँ 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 हाँ। जैसे ये मिलेंगे कहाँ कहाँ? मैं यहाँ बनाता हूँ। हार्ट, थंब। दिख रहा है ना सबको? जी सर। तो ये डिस्टल कर्वेचर है हमारा इधर, और ये प्रोक्सिमल कर्वेचर है ना। तो सबसे पहले इधर होगा प्राण, आया समझ? हो गए 5। प्राण के बाद क्या था? ये जो नाम जो लिखे है ना हमने, इनका जो सीरीज है, ये इसी सीरीज में बोलना, इसी सीरीज में रखना है इनको, ठीक है? क्योंकि ये किधर से शुरू होंगे? डिस्टल से शुरू होते हैं ये। प्राण के बाद था उदान, फिर बीच में समान, समान। और फिर क्या था? नहीं, प्राण, समान तो उदान, समान तो समान, अपान अपान, व्यान, अपान हाँ। अपान और वैन। व्यान। उदान से समान। हम्म, प्राण, उदान, समान, अपान व वैन। प्राण, उदान, प्राण, व्यान, उदान, व्यान, समान, अपान होना समान, अपान चाहिए। और नासिक है। प्राण, उदान, प्राण, अपान। उदान, अपान तो अपान। नीचे अपान तो नीचे नीचे होता है ना। नीचे होता है। हम्म। बीच में समान है ना। अपान नीचे समान नहीं होगा, क्योंकि नीचे अपान, जो नाभि से नीचे जो जाते हैं हम, तो अपान वायु होती है। तो समान कहाँ पे और आएगा सर? और नाभि के पास समान होती है, समान वायु होती है, और उससे उधर व्यान होती है। हाँ, प्राण, उदान, अपान। ये वात के सब टाइप्स हैं, वात। एक दिन किसने पूछा था, आगे बदल दूं क्या? सर लिख तो लिया है। तो अब इसके भी 5 हिस्से कर लो। पाचक, ये डिस्टल कर्वेचर है, ये प्रोक्सिमल है, मतलब ये थंब साइड है, ये हार्ट साइड है। पाचक, पाचक पित्त हो गया, फिर होता है रंजक, और भ्राजक। ठीक है, आलोचक, और साधक।
क्लेदक, अवलंबक, श्लेषक, बोधक, तर्पक। ठीक है जी, तो इतना आपको देखना है। ओके, ये कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना, और प्राण क्या करेगा, उदान क्या करेगा, उसमें आगे समझेंगे। ठीक है जी सर। Yes. यस सर। हाँ जी, तो हेमा जी, जैसे नाड़ी 6 दिन का तो टॉपिक नहीं है ना? Yes, sir. कभी आपकी बात हो उनसे तो बताना उनको कि भाई 6 दिन में क्या सिखाते हो, है ना? और मोस्टली लोग मतलब 6 से 10 दिन में खत्म कर देते हैं। जैसे न्यूरोथेरेपी में हो रहा है। फिर ऐसे भटकते रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं हमें सही ज्ञान मिल जाए। चलिए, तो ये आपको मतलब पहले ये पांचों टाइप्स आपको, और ऐसे नहीं पता चले ना कि कहाँ पे, तो अपनी उंगली पे 5 निशान बना लो जैसे मैंने अभी बनाए। तो सिरे हो गए, प्रोक्सिमल और एंड डिस्टल, है ना? एक हो गया बीच में, और फिर दोनों की जगह जो बीच में बसती है, मतलब ये एक तो प्रोक्सिमल और डिस्टल हो गया, ठीक है, मिडल हो गया, अब इसमें जगह बचती है इन दो में। तो पहले आपको पेन से निशान बनाने पड़ेंगे कि 5, ठीक है, और फिर आप चेक करिए, नाड़ी को बिल्कुल एकदम रखिए, फिर थोड़ा सा हल्का सा और प्रेशर, फिर तीसरे पे प्रेशर, या पहले उसको ऐसे दबा दबा के सॉफ्ट कर लीजिए नाड़ी को, और फिर आप तीसरे लेवल पे जाएंगे, बताऊंगा आपको कैसे जाना है। ठीक है, तो आपको पांचों पर अलग अलग फील होगा, और इसीलिए इसी लेवल के लिए, या फिर आपको धातु के लेवल के लिए, मतलब पहले और सातवें के लिए तो ध्यान की जरूरत नहीं है, तीसरे चौथे पांचवें छठे के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए इतना। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, धातु मतलब? चलिए, अरे आएगा बाबू, बाबा आगे आएगा, आएगा। थैंक यू सर। हाँ, प्रभु आगे आएगा, बहुत है इसमें, भगवान बहुत है ना। अकेला नाड़ी ही यदि सीख लिया ना, अकेला नाड़ी, तो आप किसी को देख के कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई होगी,
वो व्यक्ति का मतलब पूरा आप लाइफ देख सकते हो कि यार ये कहाँ कहाँ से चल के आया होगा भाई। सर खुद का भी देखने को पता चलेगा ना। हाँ, खुद का भी। अभी तक तो, कल तक तो मेरे हिसाब से यही नहीं पता था हमें कि रोग हम भी बीमार हैं क्या, है। बीमार है लेकिन कितना बीमार है ये नहीं पता था सर। हाँ, और ये भी नहीं पता था कि कौन किस लेवल पे हम हैं, आगे जी कौन सर। सा लेवल आने वाला है, नहीं। तो अपना अपना लेवल चेक करो कि कौन से लेवल पे जाने वाले हो। इसीलिए ये आंख खोल देता है। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, ओके, ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल। मिलते हैं कल। Have a nice day.